Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 2 of our NORCET 10 mains NCLEX based MCQ practice series. So those who come first time on my channel, for those students I want to tell you that I have started NORCET 10 mains NCLEX based MCQ practice series. सो आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक प्लेलिस्ट में आपको जाना है, यू हैव टू गो इन द प्लेलिस्ट ऑफ माय चैनल एंड प्लेलिस्ट में आपको NORCET 10 मेंस NCLEX बेस्ड MCQ प्रैक्टिस सीरीज को क्लिक करोगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी एंड टुडे इज पार्ट 2. सो अगर जिन्होंने मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, सो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ. नॉट वेट फॉर लाइक आपको यू हैव नॉट वेट फॉर रिजल्ट कि रिजल्ट आएगा देन स्टार्ट करेंगे. नो, आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट. सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चंस. सो हमारा जो भी क्वेश्चंस होगा ना वो प्योरली हमारा NCLEX बेस्ड होगा, लाइक प्रायोरिटी, सिनेरियो, डिसीजन मेकिंग, नर्सिंग इंटरवेंशन, है ना. इस तरीके का MCQ बेसिकली हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि मेंस में इस तरीके का ही आता है, इवन अब प्री में भी इस तरीके के आने लगे हैं. सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज नर्स टाइलोर, अ न्यूली ग्रेजुएटेड RN is preparing to insert a nasogastric tube NG tube for a patient with Guillain-Barré syndrome. Okay, to accurately measure the length of the tube before insertion, what should nurse Taylor do? So मतलब कि जो हम राइल्स ट्यूब को नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, बिफोर डेट ऑफ कोर्स हम क्या करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं कि टोटल कितना लेंथ अंदर इंसर्ट होगा. एंड वो लेंथ मेजर करने का आपको मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ कि फॉर एडल्ट आपको निमोनिक क्या याद रखना है, फॉर एडल्ट क्या होता है नेक्स्ट एंड फॉर चिल्ड्रेन का क्या होता है, फॉर लाइक इन्फेंट यू कैन से, फॉर इन्फेंट के लिए क्या होता है, फॉर इन्फेंट का होता है हमारा नीमो. मतलब क्या है, मतलब ये है नेक्स्ट मतलब कि नोज, है ना, फ्रॉम नोज टू ईयरलोब टू जिफॉइड प्रोसेस, है ना. सो दैट इज नेक्स्ट. और नीमो क्या है, दैट इज नोज टू ईयरलोब टू द मिड लाइन ऑफ द जिफॉइड प्रोसेस, और अम्बिलिकस का जो मिड लाइन होगा ना वहां तक जाएगा. सो ये हमारा लेंथ ऑफ NG ट्यूब होता है. अब हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल है. ए है पोजीशन द ट्यूब एट द बेस ऑफ द नोज, देन मेजर बाय एक्सटेंडिंग इट टू ईयर लोब एंड डाउन टू द टॉप ऑफ द स्टर्नम, बिल्कुल गलत. बी पोजीशन द ट्यूब एट द टिप ऑफ द नोज, सही है, टिप ऑफ द नोज, द मेजर बाय एक्सटेंडिंग टू द ईयर लोब, यहाँ तक सही, एंड डाउन टू द टॉप ऑफ द स्टर्नम, ये भी गलत हो गया, यहाँ तक सही था एंड यहाँ से गलत हो गया. सी है पोजीशन द ट्यूब एट द टिप ऑफ द नोज, ओके, द मेजर by extending it down to the chin and then down to the, बिल्कुल ही गलत है, ये चिन का तो आना ही नहीं चाहिए. एंड डी क्या बोला है, डी बोला है उन्होंने पोजीशन द ट्यूब एट द, ये थोड़ा हमारे नीचे हो गया, इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं. पोजीशन, हाँ यस, पोजीशन द ट्यूब एट द टिप ऑफ द नोज, द मेजर बाय एक्सटेंडिंग इट टू द ईयरलोब एंड डाउन टू द जिफॉइड प्रोसेस, एंड दिस इज द करेक्ट वन, दैट इज द नेक्स्ट, है ना, नोज टू ईयरलोब टू द जिफॉइड प्रोसेस. सो आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर. कितना सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट इतना बड़ा सा पैराग्राफ था, देखने में तो डर लगा कि पता नहीं क्या ही पूछा है, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि राइल्स ट्यूब इंसर्ट करेंगे तो टोटल लेंथ कैसे मेजर करते हैं. सो दैट इज नेक्स्ट एंड फॉर इन्फेंट इट इज नीमो. ठीक है, सो दो आपको निमोनिक याद करने हैं. ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, नर्स आदम्स इज रिव्यूइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब विद अ न्यू ग्रेजुएट नर्स, ओके, टू इंश्योर एक्यूरेट नॉलेज which of the following statement about nasogastric tube should nurse Adam clarify as incorrect. It means which one is incorrect उन्होंने पूछा है. So एग्जाम में ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना जिसकी वजह से हमारा सिली मिस्टेक्स होता है, that's not the silly, it's the blunder मिस्टेक हो जाता है, like incorrect, correct हो गया, है ना, ट्रू, फॉल्स, एक्सेप्ट, इंक्लूड, एक्सक्लूड, तो ये सारे वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है. सो इन्होंने बोला कि विच वन इज इनकरेक्ट. So Sangstekin Blackmore tube is a 3 lumen tube. Yes, you know Sangstekin Blackmore tube का एक बार नॉर्सेट में इमेज भी आया था, उन्होंने पूछा था कि what is that. So this is Sangstekin, yes, this one is Sangstekin Blackmore tube. कब यूज करते हैं, in case of esophageal varices. इसोफेजियल वेरिसेस में हम इसको यूज करते हैं. इसमें हमारे 3 ल्यूमेन होते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एंड अप्रिशिएट
देयर इज 3 ल्यूमेन, है ना, 3 ल्यूमेन है एंड यहाँ पे एक बलून है, 2 बलून को इन्फ्लेट करने के लिए है ना। सो 2 जो ल्यूमेन है, एक हमारा गैस्ट्रिक बलून को इन्फ्लेट करेगा, एक इसोफेजियल बलून को इन्फ्लेट करेगा, और ऐसे हम वन पोर्ट से क्या करेंगे, गैस्ट्रिक को हम एस्पिरेट करेंगे, गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करेंगे। तो 1 फॉर एस्पिरेशन एंड 2 फॉर जो हमारा बलून है उसको इन्फ्लेट करने के लिए। कहाँ यूज करते हैं, इसोफेजियल वेरिसेस में यूज करते हैं, सेंगस्टेक इन ब्लैकमोर ट्यूब। तो ये तो करेक्ट है, तो इसका मसला नहीं है। बी क्या है, द मिलर अबोट ट्यूब इज अ लॉन्ग डबल ल्यूमेन यूज्ड फॉर ड्रेनिंग एंड डिकम्प्रेशन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी एकदम करेक्ट है। मिलर अबोट ट्यूब है, दिस वन इज द मिलर अबोट ट्यूब एंड यू कैन सी देयर इज 2 ल्यूमेन, है ना, एंड ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग ट्यूब होता है, जो कि बेसिकली नेजोगैस्ट्रिक के थ्रू या ओरोगैस्ट्रिक के थ्रू हम सीधा गैस्ट्रिक के थ्रू फिर कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। एंड बेसिकली अगर डिकम्प्रेशन के लिए यूज करते हैं, लाइक ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होता है, फ्लूइड या फिर गैस, है ना, तो डिकम्प्रेशन के लिए हम मिलर अबोट ट्यूब यूज करते हैं। सो इट इज ऑल्सो डबल ल्यूमेन। सो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। सी क्या बोला है, द लेविन ट्यूब इज अ डबल ल्यूमेन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब विथ एन एयर वेंट, बिल्कुल गलत है। जो लेविन ट्यूब होता है ना, लेविन ट्यूब इज अ काइंड ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जिसको हम फीडिंग के लिए, लवाज गवाज के लिए यूज करते हैं, एंड इट इज सिंगल ल्यूमेन ट्यूब, है ना, ये रहा, ये हमारा सिंगल ट्यूब होता है, डबल ल्यूमेन नहीं होता है। सो सी हमारा गलत था। बाकी हम डी पढ़ते हैं। डी क्या बोला उन्होंने, डी बोला है कि द कैंटोर ट्यूब इज अ सिंगल ल्यूमेन लॉन्ग ट्यूब विद अ स्मॉल इन्फ्लेटेबल बैग एट द डिस्टल एंड, वेरी करेक्ट। जो कंटोर ट्यूब होता है ना, दिस वन इज अ कंटोर ट्यूब, इसके टिप पे ऐसे बलून टाइप का होता है, इन्फ्लेटेड होता है, इसमें लाइक मरकरी एक्सेट्रा कुछ फिल्ड होता है, एंड ये बहुत लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि लाइक थ्रू नेजोगैस्ट्रिक या फिर ओरोगैस्ट्रिक के थ्रू हमारा कहाँ जाएगा, हमारे स्टमक में जाएगा, एंड देन थ्रू पेरिस्टालसिस के थ्रू वो कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, एंड अगेन डिकम्प्रेशन की तरह यूज करते हैं, जैसे मिलर अबोट ट्यूब यूज करते हैं वैसे ही इसको भी यूज किया जाता है। सो यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या हो गया, सी इज द इनकरेक्ट वन, क्योंकि कंटोर ट्यूब भी हमारा सिंगल ल्यूमेन होता है, लॉन्ग ट्यूब होता है, और डिस्टल एंड पे इन्फ्लेटेबल बैग होता है जो कि आपने अभी देखा। सो कौन सा गलत है, सी इज द इनकरेक्ट वन। ठीक है, सो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इनकरेक्ट कौन है इनमें से, तो सी हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नर्स एडम्स इज caring for a patient with a chest tube, very important and it's a kind of favorite question for NORCET, है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सो चेस्ट ट्यूब लगा हुआ है, when the chest drainage system is accidentally disconnected, what should nurse Adams do first? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसे है, लेट्स सपोज दिस इज अ पेशेंट, है ना, यहाँ पे उसको लगा हुआ है, एंड ये जो हमारा चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो चेस्ट ट्यूब, व्हेन द चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इज एक्सीडेंटली डिस्कनेक्टेड, तो ये जो हमारा चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम था, यहाँ से ये जो ट्यूब है ना, ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप क्या करोगे, सबमर्ज द एंड ऑफ द चेस्ट ट्यूब इन अ कंटेनर ऑफ स्टेराइल नॉर्मल सलाइन, बिल्कुल करेक्ट। कभी भी अगर चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम से अगर ये ट्यूब डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फटाफट हमें क्या करना होता है, योर फर्स्ट एक्शन शुड बी यू हैव टू सबमर्ज this tube in any bottle that containing like sterile water or normal saline water, उसमें आपको डाल देना है, सबमर्ज कर देना है, so that, क्योंकि अगर आपने सबमर्ज नहीं किया तो क्या हो, एयर जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, न्यूमोथोरेक्स, टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस, ए इज करेक्ट। बाकी बी पढ़ते हैं। Yes, in the exam, whenever you are solving the MCQ and when you read the questions and then read the option, and जैसे कि यहाँ पे मैंने A option पढ़ा and मुझे पता चल गया yes A is correct, still you have to read the B, C and D option, क्योंकि हो सकता है कि A से ज्यादा करेक्ट B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है, बिकॉज बेसिकली एमसीक्यू इसी तरीके का होता है कि हमें ऑप्शंस में से हमें सिलेक्ट करना होता है, बिकॉज क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू चूज द बेस्ट आंसर, है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो सिनेरियो प्रायोरिटी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें तो ये बहुत मैटर करता है कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो बी क्या बोला है, सिक्योर द चेस्ट ट्यूब विथ टेप
सो चेस्ट ट्यूब को टेप से सिक्योर नहीं करना है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एयर तो जाता ही रहेगा। आप सिक्योर कर दोगे टेप से, स्टिल थोड़ा थोड़ा एयर जाता रहेगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे न्यूमोथोरेक्स, टेंशन न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो सकता है। इमीडिएटली क्लैम्प द चेस्ट ट्यूब, क्लैम्प तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्लैम्प नेवर एवर डू। डी अप्लाई एन ओक्लूसिव ड्रेसिंग एंड नोटिफाई द फिजिशियन। दिस इज करेक्ट, बट ये करेक्ट कब होता, जब अगर जो चेस्ट ट्यूब है ना वो चेस्ट वॉल से हटता, मतलब पेशेंट के चेस्ट वॉल से अगर चेस्ट ट्यूब डिस्कनेक्ट होता, सो इन दैट केस आपका फर्स्ट एक्शन क्या होता है, यू हैव टू अप्लाई द ओक्लूसिव ड्रेसिंग एट द चेस्ट वॉल एंड देन नोटिफाई द फिजिशियन। तो ये तब होता, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नर्स सिमोन्स इज सेटिंग अप अ कंटिन्यूअस feeding for a patient through a nasogastric tube. Continuous feeding are typically administered over how many hours? तो देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कंटिन्यूअस फीडिंग होती है, इंटरमिटेंट फीडिंग होती है। जैसे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते हैं फीडिंग को, तो उनको लाइक थोड़ा थोड़ा अमाउंट में कंटिन्यूअस फीड जाता रहता है थ्रू इन्फ्यूजन पंप, है ना, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में। सो इट्स लाइक फॉर 24 आवर्स तक उस पेशेंट को जाता है फीड, सो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फीडिंग। फॉर 24 आवर्स तक थ्रू इन्फ्यूजन पंप थोड़ा थोड़ा फीड जाता रहेगा, ठीक है। सो ये होता है हमारा कंटिन्यूअस फीडिंग में। तो ये आपको एक और एक्स्ट्रा चीज क्या याद रखना है कि जब भी पेशेंट को कंटिन्यूअस फीडिंग जाएगा थ्रू राइल्स ट्यूब, है ना, तो हमें पेशेंट को एक 45 है ना, एटलीस्ट 45 डिग्री जो हेड एंड है वो एलिवेट करके रखना है, सो दैट एस्पिरेट ना हो जाए ना। सो ये आपको बस ध्यान रखना है, एंड ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नर्स पटेल इज प्रिपेयरिंग टू रिमूव द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब from a stroke patient, okay, who has successfully transitions to a soft diet. You know, stroke में हमारे लाइक क्या बोलते हैं, जो ब्रेन का जो पार्ट है वहां पे लाइक इस्कीमिक या फिर हेमरेजिक की वजह से जो स्वेलोइंग का जो हमारा प्रोसेस है उसमें हैम्पर्ड होता है पेशेंट को, तो बिकॉज ऑफ दैट हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं, एंड इन बिटवीन हम पेशेंट का स्वेलो असेसमेंट करते रहते हैं। जब पेशेंट का स्वेलो असेसमेंट पॉजिटिव होता है, इट मींस इफ पेशेंट इज एबल टू स्वेलो, एबल टू कफ, एबल टू क्या बोलते हैं, एबल टू कफ, एबल टू स्वेलो, ठीक है, एंड क्या बोलते हैं च्यू कर पाता है, तो हम क्या करते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब रिमूव कर देते हैं। तो जब आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब रिमूव करोगे, सो व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड नर्स पटेल गिव द पेशेंट जस्ट बिफोर रिमूविंग द ट्यूब? वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज लाइक काइंड ऑफ क्लिनिकल बेस्ड एमसीक्यू, है ना, कि आपको पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा हुआ है एंड इट्स टर्न के आपको पेशेंट को रिमूव करना है ना, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब रिमूव करना है। तो जब आप रिमूव करेंगे तो आप पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड नर्स Patel give the patient just before removing the tube? A, inhale and exhale at the same time, and it is impossible. You just imagine कि at the same time पे आप inhale और exhale कर सकते हो, it's psychologically impossible, है ना, so it is absolutely wrong. B है ब्लो द नोज, ये भी नहीं करना है कि आप ट्यूब रिमूव कर रहे हो और नोज को ब्लो करना स्टार्ट कर दोगे, नहीं। सी टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट, यस इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। क्यों? क्योंकि देखो आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब रिमूव कर रहे हो सकते हैं कि आप जब रिमूव कर रहे हो उसका कुछ कंटेंट जो है वो थ्रू एस्पिरेट, पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है ना, क्योंकि अभी जस्ट वो ट्रांजिशन हुआ है थ्रू टू अ सॉफ्ट डाइट एंड वो स्ट्रोक का पेशेंट है, तो इट माइट बी चांस कि वो क्या कर ले, वो एस्पिरेट कर सकता है। तो जब भी हम पेशेंट का अगर हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब रिमूव करते हैं, वी ऑलवेज टेल टू आवर पेशेंट दैट इज कि हम आपका ट्यूब रिमूव कर रहे हैं, यू हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा, वो एक डीप ब्रेथ लेगा और होल्ड करेगा, तो जो ग्लोटिस है ना वो क्लोज हो जाएगा, ग्लोटिस क्लोज कर देगा, तो जिसकी वजह से एस्पिरेट नहीं हो पाएगा, एस्पिरेशन से प्रिवेंट करेगा। सो दिस इज करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन। डी क्या बोला उन्होंने, परफॉर्म अ वल्सल्वा मैनूवर। तो वल्सल्वा मैनूवर में क्या करते हैं, बेसिकली वल्सल्वा मैनूवर में टेक अ डीप ब्रेथ एंड नोज को एंड माउथ को क्लोज पिंच कर देते हैं, मतलब ब्लॉक कर देते हैं, एंड देन फोर्सफुली क्या करते हैं, एक्सपायर्ड करते हैं एंड देन होल्ड करते हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली इंट्राथोरेसिक प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड जिसकी वजह से जैसे कि सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया है ना, सो उन इन दैट केस हम पेशेंट को वल्सल्वा मैनूवर बोलते हैं, सो दैट जो टैकीकार्डिया होता है ना, टैकीअरिथमिया जो होता है उसको रिजॉल्व हो जाता है। सो लाइक इन सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में हम पेशेंट को वल्सल्वा मैनूवर बोलते हैं। इन व्हेन यू आर रिमूविंग द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, इन दैट केस वल्सल्वा मैनूवर नहीं बोलते हैं, बिकॉज इन दैट केस हम पेशेंट को बोलते हैं टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट, सो दैट जो एपिग्लोटिस है वो क्लोज हो जाए
एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि एस्पिरेशन के चांसेस मिनिमाइज्ड हो जाएगा. सो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नर्स हैरिस इज असेसिंग अ पेशेंट with an endotracheal tube and notices that, ठीक है ना, so endotracheal tube and notice that the patient is able to make verbal sound. What is the most likely reason for this? So एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा हुआ है पेशेंट को एंड पेशेंट ना वर्बल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. सो देखो, अगर पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब जाता है ना तो पेशेंट बोल नहीं पाता है, लाइक कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाता है क्योंकि वो एंडोट्रेकियल ट्यूब जाती है ना. सो ये हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया में ये हमारा एंडोट्रेकियल ट्यूब गया है और इस बलून को हम इन्फ्लेट कर देते हैं, है ना, बलून को हम इन्फ्लेट कर देते हैं. सो एयर पास नहीं होता तो वोकल कॉर्ड से साउंड नहीं निकलता है ना. बट इन्होंने बोला है कि यहाँ पे वर्बल साउंड आ रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है? देयर इज एन ऑक्लूजन. सो अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब में ऑक्लूजन होगा तो वर्बल साउंड तो छोड़ो, पेशेंट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाएगा, है ना. सो दिस इज रॉन्ग. देयर इज अ लीक. यस, हो सकता है कि आपने प्रॉपरली ये जो बलून है ना, इसको इन्फ्लेट अच्छे से नहीं किया है तो एयर लीक हो रहा है. एयर जो वोकल कॉर्ड से जाके थोड़ा वर्बल साउंड सा प्रोड्यूस हो सकता है. सो इट दे इज अ चांस. सी क्या बोला? एंडोट्रेकियल ट्यूब इज डिस्प्लेस. तो डिस्प्लेस होगा तो अगेन पेशेंट का सैचुरेशन कम होगा, पेशेंट का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, साउंड से रिलेटेड नहीं होगा. ये भी गलत हो गया. दे इज अ नॉर्मल फाइंडिंग. सो दिस इज नॉट नॉर्मल फाइंडिंग. इफ पेशेंट हैविंग एंडोट्रेकियल ट्यूब, he or she will not able to produce any sound. So this is not a normal finding. So ये कब होता है? अगर पेशेंट वर्बल साउंड प्रोड्यूस कर पा रहा है, so there is very high chance कि वहां से लीकेज हो रहा है, क्योंकि जो हम एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करते हैं यहाँ पे बलून इन्फ्लेट करते हैं, राइट. बलून इन्फ्लेट होता है, आपने देखा ना, कफ यू नो कफ है ना, कफ इन्फ्लेट करते हैं. सो कफ का काम क्या होता है? कफ का सिर्फ दो ही काम होता है, दैट इज इट प्रिवेंट द एयर लीकेज. सबसे पहले ये एयर लीकेज से प्रिवेंट करता है, सो दैट जितना भी एयर हम देंगे वो पूरा का पूरा कहाँ जाए? लंग्स में जाए, लीकेज ना हो, है ना. सो इट प्रिवेंट द एयर लीकेज. एंड सेकेंड क्या करता है? एस्पिरेशन से प्रिवेंट करता है. एस्पिरेशन से प्रिवेंट करता है. एक बार नॉर्सेट में ये भी एमसीक्यू आया था कि इस कफ का काम क्या है? सिक्योर करता है. सो इट नेवर सिक्योर. ये जो है ना, ये जो कफ है ना, वो सिक्योर नहीं करता है. सिक्योर तो हम बाहर प्लास्टर से करते हैं, ठीक है ना, हम प्लास्टर लगाते हैं, उससे करते हैं. प्लास्टर वो वाला प्लास्टर नहीं जो लाइक फ्रैक्चर होता है, वो वाला प्लास्टर नहीं होता है, डायना प्लास्ट होता है, वो लगाते हैं. सो इस कफ का दो ही काम होता है, दैट इज इट प्रिवेंट द एयर लीकेज एंड सेकेंड इट प्रिवेंट एस्पिरेशन. ठीक है ना. सो यहाँ पे एयर लीकेज हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट वर्बल साउंड प्रोड्यूस हो सकता है. सो आंसर इज बी. ठीक है. ओके. Next question. Nurse Johnson is preparing a patient for chest X-ray to confirm the placement of an endotracheal tube. How many centimeters above the carina should the tube be positioned? And I think आपको ये questions easily आता होगा. उन्होंने basically ही पूछा है कि patient को endotracheal tube insert किया है, तो ये हमारा क्या बोलते हैं, ये हमारा ट्रैकिया है एंड ये हमारा बाइफरकेट हो जाएगा. ठीक है. एंड दिस पॉइंट इज नोन एज कराइना. सो एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो कहाँ तक रखते हैं? दैट इज द क्वेश्चन. सो एंडोट्रेकियल ट्यूब हम कहाँ रखते हैं? दैट इज 2 to 5 सेंटीमीटर अबव द कराइना रखते हैं. सो लाइक 2, 3, 4 सेंटीमीटर अबव द कराइना रखना होता है, क्योंकि आपने 2 सेंटीमीटर से नीचे आओगे तो क्या होगा? देयर इज वेरी हाई चांस कि जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो किसी एक ही ब्रोंकस में जाएगा, एक ही लंग्स को इन्फ्लेट करेगा. आपने 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर से ऊपर रखा तो क्या हो सकता है? देयर इज वेरी हाई चांस कि पेशेंट एक्सटुबेट हो जाएगा, चाहे वो जो ट्यूब है वो बाहर आ जाएगा, एक्सट्रूबेट हो जाएगा. सो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स अबव द कराइना शुड द ट्यूब बी पोजीशन? 1 to 2 सेंटीमीटर. रॉन्ग, क्योंकि 1 to 2 सेंटीमीटर देयर इज वेरी हाई चांस कि किसी एक ही ब्रोंकस को वो में जा सकता है, एक ही लंग्स को इन्फ्लेट कर सकता है. सो ये गलत हो गया. 2 to 4 सेंटीमीटर यस. 0.5 ये भी बहुत कम है. 1.5 to 3 ये भी कम है. सो आंसर क्या होगा? बी इज द मोर एक्यूरेट आंसर, करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स थॉम्सन इज मॉनिटरिंग पेशेंट विथ अ न्यूमोथोरेक्स. ठीक है. न्यूमोथोरेक्स हो गया है, यू नो लंग्स में एयर आ गया है. हु हैज चेस्ट ट्यूब इन प्लेस. ठीक है. ऑफ कोर्स न्यूमोथोरेक्स होगा तो चेस्ट ट्यूब डालेंगे. शी ऑब्जर्व कंटिन्यूअस जेंटल बबलिंग इन द सक्शन control chamber. Very important questions again. What is the most appropriate action for nurse Thompson to take? So before going to this questions, मैं आपको एक बार फटाफट एक बार gently
एक क्या बोलते हैं काइंड ऑफ रिवीजन करा देती हूँ रिलेटेड टू चेस्ट ट्यूब, बिकॉज दिस इज समथिंग द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई ऑलरेडी कवर्ड, बट स्टिल फिर से एक बार कवर करा देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चेस्ट ट्यूब की बात करें तो उसमें हमारा 3 चैम्बर्स होते हैं। एक होता है हमारा कलेक्शन चैम्बर, एक होता है हमारा वाटर सील चैम्बर, ठीक है ना, और एक हमारा होता है यहाँ पे सक्शन कंट्रोल चैम्बर, है ना। सो दिस इज द, ठीक है। सो सक्शन कंट्रोल चैम्बर, वाटर सील चैम्बर और एक हमारा ड्रेनेज कलेक्शन, जहाँ पर बेसिकली ड्रेन कलेक्ट होगा। लाइक अगर क्या बोलते हैं ब्लड है, फ्लूइड है, तो वो आके यहाँ पे कलेक्ट होगा। सो दिस इज द प्रॉपर हमारा सेटअप है, जो हम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम का ये प्रॉपर सेटअप है, ठीक है ना। सो इनमें क्या बोला है इन्होंने कि जो हमारा कलेक्शन चैम्बर का तो सिंपल काम है कि डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पेशेंट एंड हियर द ड्रेनेज इज कलेक्टेड, तो सिंपल काम है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, वाटर सील चैम्बर और सक्शन कंट्रोल चैम्बर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। फर्स्ट जो वाटर सील चैम्बर है ना, इसका काम क्या है, इट प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक एयर एंट्री इनटू द प्लूरल स्पेस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसमें वाटर होता है। वाटर सील चैम्बर में वाटर भरा होता है एंड ये क्या करता है, सो दैट बाहर का एयर लंग्स के अंदर ना जाए, है ना। सो ये काम करता है ये, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, ये जो फ्लूइड आपको दिख रहा है, ये फ्लूइड हो गया या फिर इसके अंदर फ्लूइड होगा, ट्यूब के अंदर फ्लूइड होगा, इसके अंदर फ्लक्चुएशन होता रहता है, ठीक है ना। सो ये फ्लक्चुएशन ऑफ फ्लूइड होता रहता है। तो जब आप इनहेल करोगे तो ऊपर आएगा फ्लूइड, जब आप एक्सहेल करोगे तो नीचे जाएगा, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे होता रहेगा। अगर आपने कभी देखा होगा पूरा ड्रेनेज सिस्टम तो आपको दिखा होगा ऊपर नीचे ऐसे फ्लक्चुएशन होता रहता है, एंड फ्लक्चुएशन होना चाहिए। अगर फ्लक्चुएशन स्टॉप होता है इन वाटर सील चैम्बर में तो आपको क्या क्या याद रखना है, क्या कब कब हो सकता है, यहाँ से एमसीक्यू आता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, कि फ्लक्चुएशन स्टॉप हो गया है तो क्या क्या कंडीशन में फ्लक्चुएशन स्टॉप हो सकता है। फर्स्ट, ट्यूब ऑब्स्ट्रक्टेड है या फिर किंग्ड है। सेकेंड, डिपेंडेंट लूप्स एग्जिस्ट, मतलब कि यहाँ का ये जो लूप है ना, ये जो ट्यूबिंग है वो ऐसे ऐसे लाइक बहुत सारा ऐसे फ्लोर पे ऐसे लटका हुआ है ना, डिपेंडेंट लूप्स एग्जिस्ट, या फिर सक्शन नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या फिर लंग्स जो है वो रीएक्सपेंड हो गया, न्यूमोथोरेक्स था पेशेंट को एंड वो रिजॉल्व हो गया, तो इन दैट केस भी फ्लक्चुएशन स्टॉप हो सकता है। सो ये 4 कंडीशन आपको याद रखना है। इन दैट कंडीशन फ्लक्चुएशन स्टॉप होता है, अदरवाइज फ्लक्चुएशन होना चाहिए इन द वाटर सील चैम्बर में, ठीक है। एंड यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, कंटिन्यूअस और एक्सेसिव बबलिंग भी क्या बताता है, दैट इंडिकेट एयर लीकिंग, so it is the abnormal finding and you have to notify the doctor immediately। so यहाँ पे कैसा होना चाहिए, intermittent bubbling होना चाहिए, very very important। तो fluctuation होना चाहिए और intermittent bubbling होना चाहिए। अगर continuous excessive bubbling हो रहा है मतलब कि air leaking हो रहा है, आपको फटाफट डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। so this chamber should fill up to 2 centimeter of water level when being set up for the use of the system। तो यहाँ पे ऐसे मार्किंग होती है, so 2 सेंटीमीटर तक इसमें हम क्या कलेक्ट करते हैं, पानी, बेसिकली स्टेराइल वाटर इसमें डालते हैं या फिर नॉर्मल सलाइन, बेसिकली हम स्टेराइल वाटर डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वाटर सील का हो गया। इंटरमिटेंट बबलिंग नॉर्मल और फ्लक्चुएशन नॉर्मल। फ्लक्चुएशन 4 कंडीशन में स्टॉप होगा, वो याद रखना है, और कंटिन्यूअस एक्सेसिव बबलिंग है वो भी एबनॉर्मल है, एयर लीकेज बताते हैं वो, ठीक है। दूसरी आ गई हमारे सक्शन कंट्रोल चैम्बर पे। सो सक्शन कंट्रोल चैम्बर क्या है, इट प्रोवाइड्स द सक्शन व्हिच कैन कंट्रोल टू प्रोवाइड द नेगेटिव प्रेशर टू द चेस्ट, क्योंकि अंदर हमारा कैसा होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है। सो नेगेटिव प्रेशर प्रोवाइड करता है सो दैट लंग्स जो है वो चेस्ट ट्यूब के अंदर सक ना हो जाए, है ना। सो इसमें भी फिल्ड विद वेरियस लेवल ऑफ वाटर, तो इसमें भी आपने एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इसमें भी पानी भरा होता है। सो इसमें भी 2 चीजें आपको देखना है। फर्स्ट, स्टीडी और कांस्टेंट बबलिंग होना चाहिए। स्टीडी मतलब आराम आराम से कांस्टेंट बबलिंग होते रहना चाहिए, मतलब कि सक्शन लेवल मेंटेन एंड इट इज द नॉर्मल फाइंडिंग। विगरस बबलिंग होगा तो एबनॉर्मल फाइंडिंग है, अगेन क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। सो विगरस बबलिंग दोनों केस में क्या है, एबनॉर्मल है। सो ये चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पढ़ो एंड आई वांट फ्रॉम यू पीपल, आप मुझे इसका आंसर कहाँ पे दोगे, कमेंट पे दोगे, ठीक है। क्योंकि अब मैंने आपको हर चीज पढ़ा दिया, एवरीथिंग इज क्लियर। सो इसका आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हो। जेंटल बबलिंग हो रहा है तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है या एबनॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट रखना है, कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है हमारा सक्शन कंट्रोल चैम्बर में, ठीक है, ओके। Coming to the next question, that is during a tracheostomy care session, Nurse Patel is changing the tape when the patient suddenly cough, causing the tracheostomy tube to become dislodged। तो देखो जो हमारा tracheostomy tube लगी होती है तो यहाँ पे जो स्टोमा होता है ना उसकी ड्रेसिंग करनी होती है। तो लाइक जैसे कि वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स। लाइक इन आवर हॉस्पिटल हम लाइक every 3 times करते हैं, like in 24 hours we are doing 3 times
केयर ऑफ दिस स्टोमा। ठीक है, सो स्टोमा का जो भी वो जो स्टेराइल गॉज होता है उसको लाइक उसको हमें प्रॉपर क्लीन करते हैं, स्टेराइल गॉज लगाते हैं, प्लस अगर टेप भी गंदा होता है तो टेप भी चेंज करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम टेप चेंज करते हैं ना, देयर इज वेरी हाई चांस कि वो एकदम से बाहर आ जाए, क्योंकि हम वहां पे कुछ कुछ मैनिपुलेट करते रहते हैं, तो पेशेंट को कफ भी आ सकता है, तो कफ आएगा एंड वो पूरा ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब बाहर आ सकता है। सो इन दैट कंडीशन अगर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब बाहर आ जाए तो क्या करना होता है, व्हेन द पेशेंट सडनली कफ कॉजिंग द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब टू बिकम डिसलॉज, मतलब कि ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब क्या हो गया, डिसलॉज हो गया, बाहर आ गया। व्हाट शुड नर्स पटेल डू फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब कभी भी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे हैं एंड जाएंगे हॉस्पिटल में, लेट्स सपोज आपको कोई ऐसा क्यूबिकल असाइन हुआ है जहाँ पे पेशेंट ट्रेकियोस्टोमी वाले पेशेंट है, एंड अगर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब बाई चांस बाहर आ जाता है तो आप क्या करोगे, नोटिफाई द फिजिशियन टू रीइंसर्ट द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। आप लाइक वो बाहर आ गया है, आप आराम से आपने जस्ट नोटिफाई कर दिया कि वो आए और रीइंसर्ट करे, इतनी देर में तो पूरा लाइक पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, सैचुरेशन एकदम लाइक कम हो जाएगा और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ना। सो इट इज बिल्कुल भी गलत है ये। होल्ड द रिटेंशन सूचर्स to open the stoma, yes it is correct। C है place a sterile dressing over the tracheostomy site, बिल्कुल गलत। contact the respiratory therapist to reinsert the tracheostomy tube। so like ए है, ए एंड डी दोनों क्या है, सिमिलर चीज ही बोल रहा है। ए बोला है कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करो वो आके रीइंसर्ट करेगा, और या फिर रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट को इन्फॉर्म करो वो आके रीइंसर्ट करेगा। तो जब भी अगर ऐसे ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब बाहर आती है ना, तो हमें क्या करना होता है कि स्टोमा को ओपन करके रखना है, क्योंकि स्टोमा क्लोज हो गया तो पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकता है, क्योंकि आप इंट्यूबेट भी नहीं कर पाओगे एंड पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो कभी भी अगर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब बाहर आता है तो हमें क्या करना होता है कि जो स्टोमा साइट है ना उसको ओपन रखना है। तो ओपन कैसे रखोगे आप, होल्ड द रिटेंशन सूचर्स टू ओपन द स्टोमा। सो दैट इज योर फर्स्ट एक्शन, एंड ऑफ कोर्स इन्फॉर्म करना है एंड वापस से रीइंसर्ट करवाना है। सो इसका आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि इट्स लाइक मैं 25 to 35 मिनट्स का ही सेशन मेरा होगा एंड डेली एक वीडियो आएगी रिलेटेड टू हमारा सिनेरियो प्रायोरिटी बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो प्लीज इसको जरूर करना, ठीक है। आप ऐसे अलग से टाइम एलोकेट मत करना, लाइक जब आप मील कर रहे हो, जब आप थोड़ा सा रेस्ट करने जा रहे हो, जब आप सोने जा रहे हो, जब आपका माइंड फुल हो जाए, लाइक जब आपको चाहिए कि कुछ पैसिव लर्निंग मिल जाए बैठे बैठे वाला, तो तब आप मेरी वीडियो देख लो। आप 1.25 1.5x की स्पीड से देख लो, बट प्लीज जरूर एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। और अभी भी मैं यही बोलूंगी, फॉर नॉर्सेट मेंस आपने जो भी पढ़ रखा है उसको प्रॉपरली रिवाइज करो। सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपका वीक एरियाज क्या क्या है। आपने नॉर्सेट प्री दिया और आपको बहुत इजी समझ में आ गया होगा कि आपका वीक एरियाज कौन सा है, जो इंपॉर्टेंट हाई इल टॉपिक है उनमें से कौन सा वीक एरियाज है, उसको स्ट्रॉन्ग करो। जो जो आपने प्रॉब्लम फेस किया ड्यूरिंग नॉर्सेट प्री उसको आप सॉल्व करो। जैसे कि लेट्स सपोज आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, इट मींस कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस प्रॉपर टाइमर लगा के करो एंड लाइक विद इन दैट मच ऑफ टाइम में आप करने की ट्राई करो, है ना। सो ये होगा। अगर आप वहाँ पे चीजों को रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे, आप घबरा गए थे, इट मींस कि आपको अच्छे से प्रॉपरली एक्टिव रिकॉल करके रिवीजन करने की नीड है, ठीक है ना। सो इस तरीके से अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उस पर वर्क करो, वीक एरियाज को फाइंड करो, उस पर वर्क करो, ठीक है। रिवाइज करो होल सिलेबस को फटाफट अच्छा वाला एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस करो एंड 3 से 4 से 5 लाइक 3 to 5 मॉक टेस्ट देके जाओ, है ना। टिल एग्जाम 3 to 5 मॉक टेस्ट देके जाओ। डेली मॉक टेस्ट मत दो, 3 डेज पर, 4 डेज पर, या लाइक आफ्टर 2 डेज ऑन 3rd डेज पे एक मॉक टेस्ट दे दो, उसको प्रॉपरली एनालाइज कर लो। सो ये कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करो इन दीज डेज एंड काम डाउन रहो, स्ट्रेस को कम से कम रखो। नॉर्सेट प्री अगर होगा तो नॉर्सेट मेंस भी हो जाएगा, है ना। सो ऐसे सोचना है, बट हाँ यस अपना 100% दो। 10 घंटे 12 घंटे 14 आवर्स जितना हो सके पूरा लगा दो, क्योंकि ऐसा सोचो कि नॉर्सेट प्री हो गया तो मेंस का तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, किसी भी तरीके से करना ही करना है, ठीक है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्सेट मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्री तो हो जाता है लोगों से, फिर मेंस नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग तो क्या करते हैं ना कि रिजल्ट का वेट करते हैं, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि रिजल्ट आने दो फिर स्टार्ट करेंगे पढ़ाई करने के लिए। रिजल्ट आता है उसमें उनका नाम, उस लिस्ट में उनका नेम आता है, फिर वो पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, टाइम कम होता है, प्रॉपरली वो एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, रिवाइज नहीं कर पाते हैं, फिर वो उनको होता है कि काश पहले कर लिया होता। सो ये आपको काश वाला वर्ड जो है ना ये नहीं यूज करना है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ टुडे, क्योंकि वेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।